Mic check. 1, 2, 3. Yeah. Hello, everyone. Myself, Assis Oja, and you are watching Unknown Aspirant. We are officially entering the energy phase of 15-day physics mission. Today's target thermal properties of matter. Think this just about thermometers. Think again. From the expansion of railway tracks to why desert cool down faster than the city. Think everything you govern by laws we are decoding today. Whether you are aiming for the seat of IITs or academic mastery, heat is non-negotiable. We are not just reading the theories, we are building the institution of an officer. No fluff, just a high-yield concept you need to dominate. Day 7, thermal mission is live. Let's begin. These are the topics that we are cover in today. Let's begin. सबसे पहले टेम्परेचर स्केल. टेम्परेचर स्केल क्या होता है? जिसमें आपको ये रीडिंग करके देता है. और टेम्परेचर स्केल होता क्या है पहले ये बताओ. तो सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट या फिर र्यूमर नाम का आपने चीज़ सुना होगा. वो दरअसल टेम्परेचर के स्पेसिफिक यूनिट्स होते हैं और उसका ऐसा यूनिट तो केल्विन ही होता है. सो अगर हम लोग को एक दूसरे में कन्वर्ट करने आना चाहिए, जैसे र्यूमर, अगर केल्विन से र्यूमर में कन्वर्ट करने आना चाहिए, या फ़ारेनहाइट से र्यूमर में कन्वर्ट, या फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में, ऐसा करने आना चाहिए. तो इसको करने के लिए यहाँ पे हम लोग दो चीज़ें लेते हैं. देखिए यहाँ पे एक अंदर जो ये ब्लू कलर से भरा हुआ है, ये एक मटेरियल है. मटेरियल समझ लो, ये पारा भी हो सकता है एंड बहुत सारा मटेरियल भी हो सकता है, गैलियम भी हो सकता है. तो मेरी बात ये है कि इसमें दो पॉइंट होगा. एक एंड देखो, दोनों का एंड. सबसे पहले ये वाला एंड जो होगा आइस पॉइंट को डिनोट करेगा, और ये वाला जो एंड होगा वो बॉइलिंग पॉइंट को डिनोट करेगा. तो इसमें ये चीज़ दिया होता है कि इसमें आपका कन्वर्जन रिलेशन कैसे होता है. तो इसमें कन्वर्जन रिलेशन कुछ ऐसे होता है कि रीडिंग माइनस आइस पॉइंट अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस आइस पॉइंट इज इक्वल टू अ कांस्टेंट. यहाँ से आप निकालते हो. जैसे आपने 9th क्लास में ये याद किया था ना, C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9 इज इक्वल टू R/4. ऐसे ही यहाँ पे होता है. दूसरा, थर्मल एक्सपेंशन. थर्मल एक्सपेंशन थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ड्यू टू द राइज ड्यू टू द टेम्परेचर. मतलब अगर आपके एक बॉडी है, मैंने इसको टेम्परेचर दिया, तो इन दोनों के यहाँ पे एक मैंने दो बॉडी रखा था, यहाँ पे ये टेम्परेचर फैल के यहाँ पे यहाँ हो गया, तो बीच का डिस्टेंस अगर बढ़ गया तो थर्मल एक्सपेंशन हुआ है. और थर्मल एक्सपेंशन किस तरीके का हो सकता है? तो सबसे पहला लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल या एरियल एक्सपेंशन. तीसरा होता है आपका वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन. तो एक एक करके पढ़ते हैं. सबसे पहला, अगर आपका लीनियर एक्सपेंशन हुआ तो उस केस में आप चेंज इन एल इज इक्वल टू एल इनिशियल अल्फा डेल्टा टी, या फिर अगर एल फाइनल निकालना है तो एल इनिशियल, अच्छा एल चेंज इन एल को मैं क्या लिख सकता हूँ? ये भी तो लिख सकता हूँ, एल फाइनल माइनस एल इनिशियल. यहाँ पे एल इनिशियल है, यहाँ पे भी एल इनिशियल है, तो ये एल इनिशियल यहाँ पे जाके कॉमन हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा एल फाइनल इज इक्वल टू एल इनिशियल इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा. व्हाट इज अल्फा हियर? अल्फा इज अ कोएफिशिएंट ऑफ linear expansion. Next one is superficial or aerial expansion. Next, this is basically based on area of तो जहाँ जहाँ एरिया होता है वहाँ पे हम लोग इसका यूज़ करते हैं. जैसे एरिया पे अगर मैं हीट ट्रांसफ़र करूँ तो उस केस में आपका जो फैलाव होगा वो होगा चेंज इन एरिया इज इक्वल टू ए इनिशियल बीटा डेल्टा टी. डेल्टा टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर डेल्टा डिनोट करता है टी फाइनल माइनस टी इनिशियल. ओके, तो अगर फाइनल एरिया चाहिए तो ए इनिशियल इज इक्वल टू 1 प्लस बी डेल्टा टी. और यहाँ पे बीटा और अल्फा में रिलेशन क्या कहता है कि बीटा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अल्फा. नेक्स्ट वन इज वॉल्यूम एक्सपेंशन. व्हाट इज वॉल्यूम एक्सपेंशन? वॉल्यूम एक्सपेंशन इज चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम इनटू गामा डेल्टा टी. यहाँ पे फाइनल वॉल्यूम जो होगा वो इनिशियल वॉल्यूम इंटू 1 माइनस गामा डेल्टा टी होना चाहिए. और गामा और अल्फा में क्या रिलेशन है? गामा एंड अल्फा जो होता है, गामा इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ अल्फा. यहाँ पे गामा डिनोट करता है वॉल्यूम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन. ओप, यहाँ तक तो एकदम बेसिक ही था. नेक्स्ट वन इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी. डेंसिटी बढ़ाने से क्या प्रभाव होने वाला है? तो नेक्स्ट चेक कर लेते हैं.
यहाँ पे इनिशियल डेंसिटी है। इनिशियल डेंसिटी को डिनोट ऐसे ही किया जाता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, और फाइनल डेंसिटी भी वही चीज होगा, मास अपॉन फाइनल मास। अगर ओवरऑल देखा जाए तो जो डेंसिटी फाइनल होने वाला है वो मास अपॉन वी इनिशियल इंटू 1 + α∆θ, क्योंकि वॉल्यूम एक्सपेंशन है। फाइनल वॉल्यूम हम लोग को ऐसे भी लिख सकते हैं, और फाइनल वॉल्यूम हो गया तो इसी केस में हम लोग लिख सकते हैं ये भी, फाइनल डेंसिटी इज इक्वल टू इनिशियल डेंसिटी इंटू 1 + α∆θ, क्योंकि मास अपॉन इनिशियल वॉल्यूम को हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं पी इनिशियल, इसीलिए। तो ओवरऑल अगर देखा जाएगा तो अगर आर डेल्टा टी जो होगा आपका एक से बहुत छोटा हुआ तो उस केस में हम लोग यूज करते हैं ये वाला चीज। ये वाला चीज मतलब डेंसिटी फाइनल इज इक्वल टू डेंसिटी इनिशियल इंटू 1 + α∆t। नेक्स्ट वन इज एबनॉर्मस बिहेवियर ऑफ वाटर। पता है वाटर में क्या होता है, एक बिहेवियर होता है। अगर आप इसका टेम्परेचर अगर आप 4 डिग्री सेल्सियस पे देते हो ना, तो ये अपना फिक्स सबसे कम अपना क्या कहता है डेंसिटी पे रहता है, उसके बाद ये डेंसिटी इसका इंक्रीज करते रहता है। दिस एबनॉर्मस बिहेवियर कॉज आइस फ्रॉम अ फर्स्ट एट द सरफेस ऑफ लेक इज इन कोल्ड वेदर। सबसे पहले इसमें बर्फ जो होता है सबसे पहले सतह पे बनना स्टार्ट होता है, उसके बाद नीचे जाता है। नेक्स्ट वन इज एक्सपेंशन इन कैविटीज गैप्स। सबसे पहले देख लो, अगर कैविटी गैप है, अगर आप तुम कहते हो कि मैंने इसको टेम्परेचर दिया तो इस केस में आपका ये गैप कम होना चाहिए, लेकिन नहीं, तुम लोगों को लगता है कि ये कम होगा लेकिन होता नहीं है, ये बढ़ता है फिलहाल। क्योंकि मैंने शुरुआत में ही बोल दिया था कि आपका जो बॉडी होने वाला है वो आपके बीच का दो गो टेम्परेचर दोगे तो बीच का बॉडी का डिफरेंस दो गो बढ़ेगा। तो अगर डिस्क हुआ तो उस केस में जो टेम्परेचर चेंज देखने के लिए मिलेगा तो वहाँ पर रेडियस फाइनल इज इक्वल टू रेडियस इनिशियल इंटू α∆t हो जाएगा। एरिया फाइनल जो होगा वो उस केस में πr² इंटू 1 + 2 α∆t। स्पेयर हुआ और टेम्परेचर तुम बढ़ा रहे हो तो उस केस में आपका जो रेडियस फाइनल होने वाला r इंटू 1 + α∆t, और वॉल्यूम जो होगा 4/3 πr³ इंटू 1 + 3 α∆t। यहाँ पे 3 अल्फा क्यों पुट किया गया, क्योंकि ये गामा है और ये जो है आपका वॉल्यूम इनिशियल है और ये आपका स्पेयर है इस केस में। नेक्स्ट वन, अगर आपका ये ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ कि ये दो पॉइंट है और इनके बीच का लेंथ L है और मैं इसको टेम्परेचर दे रहा हूँ, तो फाइनल बता दो क्या होगा। तो फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल इंटू 1 + α∆t। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि एक रिंग है, रिंग के बीच में मैंने ये एक छोटा सा क्या कहते हैं गैप क्रिएट कर दिया और उसके बाद मैं टेम्परेचर दे रहा हूँ, तो रिंग का ओवरऑल बीच का डिस्टेंस इसका बढ़ेगा, बीच का डिस्टेंस बढ़ा तो उस केस में हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस फाइनल इज इक्वल टू डी इनिशियल इंटू 1 + α∆t। ओप, इतना दूर तक तो समझ में आना ही चाहिए। अपीयरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। लिक्विड में बृहद तौर पे क्या कहते हैं टेम्परेचर के इफेक्ट से एक्सपेंशन होना। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला अगर ये पहले 2-3 टर्म्स डिफाइन कर देता हूँ। सबसे पहला है आरवी, सॉरी आरवी। हाँ, आरवी क्या डिनोट करता है, आरवी डिनोट करता है आपका गामा भी क्या डिनोट करता है आपका वॉल्यूम एक्सपेंशन इन वेसल, और गामा एल क्या डिनोट करता है वॉल्यूम एक्सपेंशन इन लिक्विड। चलो अब स्टार्ट करते हैं। ऑन इंक्रीज द टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर जो होगा फाइनल चेंज इन वॉल्यूम ऑफ वेसल इज इक्वल टू V0 इंटू आर वी डेल्टा टी। अगर आपका चेंज इन वॉल्यूम लिक्विड, चेंज इन एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू V0 RL∆T। अगर अपीयरेंट एक्सपेंशन चाहिए तो गामा अपीयरेंट लगाना होगा, सॉरी वॉल्यूम अपीयरेंट, चेंज इन वॉल्यूम अपीयरेंट इज इक्वल टू V0 इंटू RL माइनस RV, और इसी को हम लोग बोलते हैं गामा अपीयरेंट। और गामा अपीयरेंट डेल्टा टी, सॉरी आर नहीं है, ये सारे का सारा टर्म जो है वो गामा है। तो गामा अपीयरेंट से हम लोग पता करते हैं, अगर गामा अपीयरेंट आपका नेगेटिव पॉजिटिव हुआ तो उस केस में बोला जाएगा कि लिक्विड जो होगा ओवरफ्लो कर देगा, और गामा अपीयरेंट आपका 0 के बराबर हुआ तो लिक्विड और वेसल दोनों समान रूप से एक्सपेंड होंगे। तीसरा, अगर गामा अपीयरेंट नेगेटिव हुआ तो उस केस में आपका जो सतह पे होगा ना, यहाँ पे अगर मान लो मैंने टेम्परेचर दिया तो उस केस में आपका ये जो वेसल होगा ज़्यादा एक्सपेंड करेगा एज कम्पेयर टू लिक्विड। समझ में आया? हाँ, तो यही चीज़ है। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन गामा अपीयरेंट। और गामा अपीयरेंट कैसे निकलता है, गामा अपीयरेंट देखा जाता है कि लिक्विड का गामा अपीयरेंट माइनस वॉल्यूम का गामा अपीयरेंट, और ये पता चला तो आप वॉल्यूम अपीयरेंट निकाल दोगे। वॉल्यूम अपीयरेंट निकला
तो एपीरेंट एक्सपेंशन आराम से निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे इसका एक एग्जांपल है, 1 सेकेंड का पल्स। चलो, नेक्स्ट वन इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द पेंडुलम क्लॉक। पेंडुलम क्लॉक के बारे में, पेंडुलम क्लॉक होता क्या है आखिर? तो पेंडुलम क्लॉक इज सिंपल। सबसे पहला, पेंडुलम क्लॉक होता ये है कि अगर आप सीधे बोलता है कि एक ऑस्टुलेशन में उसका जो क्लॉक जो होता है, अगर ये एक ऐसे एक ऑस्टुलेशन किया, यहाँ से स्टार्ट किया था, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया, इसका एक ऑस्टुलेशन हुआ, तो वो जो है आपका क्लॉक जो होगा 2 सेकंड रीड कर देगा, और इसी को बोला जाता है सेकंड्स पेंडुलम। ठीक है, तो इस केस में होता क्या है कि द पेंडुलम इज ऑल्सो 2 सेकंड्स। ठीक है, तो 2 सेकंड का होता है, तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं टाइम इज इक्वल टू 2π/L/g, और यहाँ से देखने के लिए ये मिलता है, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो थीटा बढ़ेगा, और डेल्टा थीटा बढ़ा तो यहाँ पर थीटा जो डेल्टा थीटा किसको डिनोट किया जाता है? तो रेंज इन टेम्परेचर को डिनोट किया, चेंज इन टेम्परेचर को। ठीक है, हाँ, तो लिक्विड बढ़ा तो सॉरी ये क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर लेंथ बढ़ाओगे टाइम पीरियड बढ़ेगा, टाइम पीरियड बढ़ेगा तो जो घड़ी होगी वो स्लो होगी या फिर टाइम को लूज कर देगी। दूसरा, स्लो होने का मतलब टाइम लूजेज यार। अच्छा, टेम्परेचर डिक्रीजेज मतलब अगर टेम्परेचर डिक्रीज है, चेंज इन टेम्परेचर के चलते, सॉरी टेम्परेचर डिक्रीजेस, और टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो लेंथ आपका छोटा हो जाएगा, लेंथ छोटा हुआ तो इस केस में आपका जो टाइम पीरियड होगा वो भी कम हो जाएगा, यानी घड़ी जो होगी फास्ट हो गई। ठीक है, नेक्स्ट वन इज इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर ऑन अ रॉड बिटवीन टू वॉल्स, यानी थर्मल स्ट्रेस डेवलप हो जाना। सिंपल, यहाँ पे एक दो गो वॉल है और इसके बीच में मैंने आग लगा दिया, ये अपना एक्सपेंड होना चाहेगा तो, लेकिन ये दोनों एक्सपेंड होना चाहेगा, लेकिन यहाँ पे दो गो वॉल है जो इसको एक्सपेंड नहीं होने देगा, तो इस केस में यहाँ पे इसके सरफेस पे आपका स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा, और स्ट्रेस डेवलप हुआ तो इसी का नाम देते हैं हम लोग थर्मल स्ट्रेस। तो ये थर्मल स्ट्रेस होता क्या है आखिर? थर्मल स्ट्रेस का सीधा फॉर्मूला यही है कि वाई स्ट्रेस इज इक्वल टू वाई स्ट्रेन, और वाई स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ। ओके, और चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ को हम लोग ये लिख सकते हैं y इंटू अल्फा डेल्टा टी, या बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें निकल के आता है, यहाँ पे फोर्स जो था वो नॉर्मल था आपका, तो फोर्स अपॉन एरिया, एरिया इज इक्वल टू, एरिया को ए से डी नोट करते हैं, इज इक्वल टू y इंटू, इसको चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ को अल्फा डेल्टा टी लिखा जा सकता है, तो अल्फा डेल्टा टी यहाँ पे लिखा गया, और ओवरऑल एरिया को यहाँ पे फेस दिया गया, तो आपका ये जो फोर्स है वो नॉर्मल कन्वर्ट हो गया, तो नॉर्मल इज इक्वल टू ए इंटू वाई डिनोट क्या करता है? यंग मॉडुलस अल्फा डेल्टा टी। नेक्स्ट वन इज बाई मेटेलिक स्ट्रिप। ठीक है, बाई मेटेलिक स्ट्रिप क्या कहता है? बाई मेटेलिक स्ट्रिप जो है ये कहता है कि आपका दो गो स्ट्रिप है, आपको उसको एक साथ आपने ज्वाइन कर दिया। अब इसमें पता है इसका एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन जो है अल्फा 1 है, इसका कोफिशिएंट ऑफ अल्फा 2 है, और इसको दोनों को टेम्परेचर टी दिया जा रहा है। तो उस केस में आपको बताना होता है कि अगर अल्फा 1 ज़्यादा हुआ अल्फा 2 से, तो उस केस में जो होगा ऐसा कुछ होगा। इसका रेडियस बताओ, तो रेडियस निकल के आता है, सीधे फॉर्मूला याद कर लो, रेडियस जो निकल के आता है टेम्परेचर अपॉन अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 इंटू चेंज इन टेम्परेचर। अगर अल्फा 2 ज़्यादा हुआ अल्फा 1 से, तो उस केस में आपका जो रेडियस निकल के आ जाएगा, और रेडियस इज इक्वल टू टेम्परेचर इंटू अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 इंटू चेंज इन टेम्परेचर। ओवरऑल देखा जाए, रेडियस जो है वो टेम्परेचर तो एज इट इज लिख लो, और साथ ही साथ जो टेम्परेचर दे रहा है वो लिख लो, टी बोले तो व्हाट इज टेम्परेचर, सॉरी टी जो है आपका ये थिकनेस डिनोट करता है, सॉरी मैं भूल गया था, ये टी जो है आपका वो थिकनेस डिनोट करता है। तो अगर थिकनेस टी है, ओके, तो आर इज इक्वल टू थिकनेस इंटू अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 इंटू डेल्टा टी। अगर आपका आर जो है इस केस में हुआ कि अल्फा 2 इज ग्रेटर देन अल्फा 1, तो इस केस में आपका जो रेडियस होगा वो टी बोले थिकनेस ऑफ द स्ट्रिप अपॉन अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 इंटू चेंज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट वन इज कैलोरीमेट्रीज हीट एक्सचेंज। सबसे पहला, एक आपका ए है बॉडी, एक आपका बॉडी बी है, इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है। अगर T1 टेम्परेचर ज़्यादा हुआ T2 से, तो देखिए क्या क्या है केस होने वाला है। एज्यूम नो हीट लॉस्ट इन सराउंडिंग में, ये ऐसा एज्यूम करके हम लोग चल रहे हैं कि सराउंडिंग में कोई हीट आपका लॉस नहीं हुआ। तो उस केस में
हीट लॉस बाई ए इज इक्वल टू गेन बाई बी। अगर दोनों बॉडी को चिपका दिया जाए तो उस केस में हीट जो लॉस करेगा ए वो उतना ही गेन करेगा आपका बी। तो इस केस में हम लोग बोल सकते हैं क्या कि एम एस डेल्टा टी अपॉन इज इक्वल टू एम ए एस ए। सबसे पहले तो ये याद रख लो, हीट लॉस का फॉर्मूला होता है एम एस डेल्टा टी। यहाँ पे एस जो है आपका डिनोट करता है, इसे हम लोग आगे बढ़ेंगे कि एस क्या होता है। तो सबसे पहले ये चीज याद रख लो, तो एम एम ए एस ए डेल्टा टी इज इक्वल टू एम बी एस बी डेल्टा टी टू। तो फाइनल टेम्परेचर जो होगा आपका टी डिनोट करता है, और एस जो है वो आपको हम लोग बोल सकते हैं कि चेंज इन क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिनोट करता है जूल पर केजी डिनोट करता है, और ये आपका इसका एक और यूनिट होता है एसआई यूनिट में, एसआई यूनिट बोल रहा हूँ, सीजीएस यूनिट में, जो कि होता है कैलविन कैलविन बोल रहा हूँ कैलोरी, हाँ कैलोरी अपॉन ग्राम डिग्री सेल्सियस। और एक कैलोरी में 4.2 जूल होता है, तो याद रखना इसे। हाँ, अगर कभी कभी आपको एस ना देके आपको सीधे सी दे देता है, तो सी देने का मतलब है कि उसने मास और एस का मल्टीप्लिकेशन दे दिया। तो इस केस में आप सीधे लिखोगे, क्योंकि चेंज इन क्यू जो होता है एम एस डेल्टा टी होता है, एम एस डेल्टा टी। तो उस केस में ये बोल रहा है कि मैं एम एस दे दिया हूं, तो एम एस दे दिए हो तो ठीक है, लिख लो एम एस इज इक्वल टू सी, तो सी लिख दो। तो इस केस में बोलूंगा तो चेंज इन क्यू इज इक्वल टू सी डेल्टा टी। नेक्स्ट वन इज फेज ट्रांसफॉर्मेशन। लेट्स टॉक। हीट रिक्वायर्ड टू चेंज अ फेज इज इक्वल टू चेंज इन क्यू इज इक्वल टू एम इंटू एल। एल डिनोट करता है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट दो तरीके का हो सकता है। सबसे पहला लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब हुआ कि आपका जो Q अपॉन एम हो जाएगा, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब भी यही होगा। अब बात करते हैं एल फाइनल फॉर आइस। आइस के लिए याद कर लो 80 CL पर ग्राम होता है, और LV के लिए स्टीम के लिए 540 CL अपॉन ग्राम होता है। ड्यूरिंग द फेज चेंज टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहता है। ये तीन गो पॉइंट है जो कि आपको याद रहना होना चाहिए। बाय लूजिंग 80% ऑफ कैलोरी 1 gram of water change into the ice at 0 degree Celsius, vice versa. Here is the graph that we are discuss in this chapter, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है कि आपका -1 T1 टेम्परेचर पे हुआ, तो इस केस में आपका ये जो है आपका चेंज होते ये बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ टेम्परेचर बढ़ रहा है। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये हुआ कि अपना अपना ये टेम्परेचर चेंज कर रहा है। और T2 टेम्परेचर पे इसका टेम्परेचर सेम है, यानी ये अपना फेज चेंज कर रहा है। T3 टेम्परेचर पे फिर से बढ़ रहा है, यानी अब की बार फिर से वो फेज चेंज करने के टेम्परेचर डिफरेंस कर रहा है। T4 पे आपका फिर से वो कांस्टेंट है। T5 पे आपका फिर से इंक्रीज कर रहा है। हुआ क्या है आखिर, ए से बी के केस में आपका वो सॉलिड था, बी से सी के केस में आपका सी से डी के केस में वो लिक्विड हुआ, और T3 टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट को डिनोट करता है। तो ई से एफ के केस में वो अपना वेपर बन गया। तो इस केस में यहाँ पे ये चीज लिखा हुआ था, कभी कभी ग्राफ देके भी क्वेश्चन पूछ लेता है। वाटर इक्विवेलेंट के बारे में क्या जानते हो? वाटर इक्विवेलेंट इट्स नथिंग, इट्स जस्ट अबाउट, हाँ, तो मैं बात कर रहा था आपका वाटर इक्विवेलेंट के बारे में। वाटर इक्विवेलेंट का क्या होता है, तो द अमाउंट ऑफ वाटर विच रिक्वायर्ड द सेम अमाउंट ऑफ हीट फॉर द चेंज इन टेम्परेचर एट दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कहने का सीधा मतलब यही है कि आपका वाटर इक्विवेलेंट दे दे, तो इसका मतलब ये समझ लेना कि वो आपका एस ऑफ वाटर और एस ऑफ आपका वाटर दे रखा है, एम ऑफ वाटर और आपका एस ऑफ वाटर दे रखा है। तो उस केस में आप सीधे आपका लिख सकते हो। अगर हीट एक्सचेंज लिखना होगा तो हीट एक्सचेंज जो होगा, चेंज इन हीट इज इक्वल टू मास ऑफ बर्तन एस ऑफ बर्तन इनटू ये आपका जो है आपका ये वाटर इक्विवेलेंट है, और ये आपका वाटर इक्विवेलेंट है, और ये आपका मास ऑफ बर्तन एम एस डेल्टा टी होता है, तो डेल्टा और टी लगा दो यहाँ पे। तो ये दोनों अगर वाटर इक्विवेलेंट दे रखा है, इसका मतलब ये है कि आपका ये मास ऑफ बर्तन और एस ऑफ बर्तन दे रखा है। ठीक है, सीधा मतलब मैं यही बताया। अब इतना सारा तामझाम आपको पढ़ना है तो फिर से मैं आपको पढ़ा देता हूँ।
आपका है एम एस डेल्टा टी। एम एस डेल्टा टी इज इक्वल टू एम ऑफ वाटर एस ऑफ वाटर इज इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर। और इस केस में आपका जो मास ऑफ वाटर जो होगा वो मास ऑफ सॉलिड, मास ऑफ एम इंटू एस इंटू डेल्टा एस डब्ल्यू। यहाँ पे ये जो होता है मास ऑफ वाटर, वाटर इक्विवेलेंट होता है। सपोज दैट वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कंटेनर इज 50 ग्राम है, इंस्टेंट ऑफ वाटर टेक 50 ग्राम, ठीक है, ओवर। तो यही था आपका वाटर इक्विवेलेंट पार्ट 1। नेक्स्ट मूविंग ऑन वी आर पार्ट 2 ऑफ हीट ट्रांसफर। सबसे पहला मोड्स, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। सबसे पहला होता है कंडक्शन, दूसरा होता है कन्वेक्शन, तीसरा होता है रेडिएशन। सबसे पहला हम लोग यूज करते हैं कंडक्शन के बारे में। इसके लिए मीडियम की जरूरत होती है, पार्टिकल ट्रांसफर नहीं होते, एटम वाइब्रेट भी नहीं करते। कन्वेक्शन में क्या चाहिए आपको, मीडियम चाहिए और पार्टिकल इसमें ट्रांसफर होते हैं। तीसरा होता है रेडिएशन। रेडिएशन में कोई मीडियम की जरूरत नहीं, एनर्जी का ट्रांसफर होता है तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के चलते। आपको आगे पढ़ने के लिए मिलेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हियर इज द डायग्राम, यू कैन जस्ट वॉच एंड थिंक अबाउट दैट। यहाँ पे आपका हीट है, इसको मीडियम मिल रहा है तो ये आपका कंडक्शन हुआ, कंडक्शन एक कन्वेक्शन हुआ। ये आपका यहाँ पे एक मीडियम है, मीडियम है तो इस केस में आपको ये हीट ट्रांसफर हो रहा है तो इसके लिए हम लोग बोलेंगे इसमें कंडक्शन हो रहा है। और रेडिएशन, इसके लिए हीट की जरूरत नहीं, फिर भी आपको ये टेम्परेचर दे रहा है बड़ी अच्छा खासा, तो ये हुआ। अब ये मत कहना कि यहाँ पे वाटर, यहाँ पे हवा है ना मीडियम, हम लोग ये चीज नेग्लिजिबल करके चल रहे हैं। चलो नेक्स्ट वन इज थर्मल कंडक्शन। थर्मल कंडक्शन होता क्या है भाई, थर्मल कंडक्शन क्या होता है, यही बात होता है कि अगर देखो यहाँ पे एक बंदा जो रॉड जला रहा था ना, इसका जब हीट गर्म होता है तो तुमने देखा है कि यहाँ पे अगर गर्म हुआ और लास्ट पॉइंट पे आके अगर टच करो तो ये भी गर्म हो जाता है, अगर वो आपका कंडक्टर हुआ तो उस केस में होता है हम लोग ये ग्लव्स लगा के जाते हैं, क्योंकि हम लोग को इतना समझदार तो है कि यहाँ पे एंड पॉइंट भी गर्म हो गया होगा। तो यही होता है, इसके बारे में ही हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो थर्मल कंडक्शन होता क्या आखिर, आपका एक T1 टेम्परेचर होगा, यहाँ पे आपका T2 टेम्परेचर होगा, और यहाँ पे आप अगर इसको हीट दोगे तो यहाँ से आपका एक हीट ट्रांसफर होने वाला है। इसी को हम लोग बोल देंगे थर्मल करेंट, और इसको आई से डिनोट कर देते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये करंट कुछ होता नहीं है, इसमें थर्मल करंट नाम का कुछ ये टर्म्स नहीं होता, लेकिन ये अगर हम लोग इससे इक्विवेलेंट कर दे तो उसके बाद आपका क्वेश्चन सॉल्विंग आसान हो जाता है। तो T1 टेम्परेचर आपका, और ये रहा T2 टेम्परेचर। अगर T1 टेम्परेचर इज ग्रेटर देन T2 टेम्परेचर तो स्टेडी स्टेट अचीव हो जाएगा। और स्टेडी स्टेट पे क्या होता है कि आपका जो करंट होता है I इज इक्वल टू dq अपॉन dt, और dq अपॉन dt को हम लोग ये लिख सकते हैं क्या, के ए डेल्टा टी अपॉन एल। यानी सीधा कहने का मतलब है कि अगर dq अपॉन dt आपका कांस्टेंट हुआ तो आपका k जो होगा वो थर्मल इक्विलिब्रियम कंडक्टिविटी हो जाएगा। और यहाँ पे जो होता है इसका यूनिट जो होता है वाट पर मास के। चलो अब यहाँ से देखो एनालॉजी विथ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के साथ एनालॉजी करते हो तो देखो यहाँ पे क्या होता है, अगर जैसे ओम्स लॉ में क्या कहता है कि ये आपका फाइनल पोटेंशियल, ये आपका ये आपका V1 पोटेंशियल, ये आपका V2 पोटेंशियल है, और इस केस में आपका जो हीट होता है बड़ा ही, और ये बोला जाता है कि V1 इज ग्रेटर देन V2, तो इस केस में बोला जाता है, ये बोला जाता है, तो इस केस में आपका जो हीट ट्रांसफर होता है वो बड़े पोटेंशियल से छोटे पोटेंशियल की तरफ ट्रांसफर होता है। तो इस केस में आपका ये चीज़ देखने के लिए मिलता है, सेम केस है। और यहाँ पे आपका जो करंट निकल के आता है वो पोटेंशियल फाइनल माइनस पोटेंशियल इनिशियल अपॉन रेडियस आर होता है, और वेयर रेडियस, सॉरी रेडियस बोल रहा हूँ, रेसिस्टेंस जो होता है वो रो एल अपॉन ए होता है। सिमिलरली यहाँ पे करंट जो होगा वो आपका T1 माइनस T2 होगा, क्योंकि T1 इज ग्रेटर देन T2, तो T1 माइनस T2 अपॉन L अपॉन के ए। और यहाँ पे T1 माइनस T2 ये डिनोट करता है RH। आर एच मतलब ये अर्थ मतलब क्या कहता चाहता है, ये आपका जो होता है रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। उस केस में आपका जो इसका रेजिस्टेंस होगा L अपॉन के ए हो जाएगा, आपका थर्मल रेजिस्टेंस ये डिनोट करता है। तो नोट पॉइंट करने वाली बात क्या है कि रेजिस्टेंस जब सीरीज में या पैरेलल में होता है तो वैलिड फॉर कॉन्सेप्ट। देखो एक एक करके पढ़ते हैं आगे। इंटरफेरेंस और जॉनसन लॉ ऑफ टेम्परेचर, जैसे यहाँ पे एक हीट है, इसका K1 L1, यहाँ पे टेम्परेचर बताना है, ये आपका T2 है, K2 है, L2 है।
अब आपका बचाना है कि बीच का टेम्परेचर क्या होगा। तो बीच का टेम्परेचर के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये फाइनल है और ये यहाँ पे टेम्परेचर बताना है, तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन एल अपॉन के इज इक्वल टू, यहाँ से अब इसका टेम्परेचर ज़्यादा हुआ, इसका टेम्परेचर कम हुआ, तो इसमें बोलेंगे टी माइनस T2 अपॉन L2 अपॉन K2 इंटू ए। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका R1 निकल के आ जाता है L अपॉन K1A और R2 निकल के आ जाता है L2 अपॉन K2A। नेक्स्ट वन, अगर जंक्शन लॉ हुआ तो इस केस में हम लोग ये कहते हैं कि जाने वाले सभी करंट का सम बराबर 0। तो वही चीज़ है यहाँ पे, आपका सीधी सी बात है, आपका करंट क्या होता है यहाँ पे जो करंट है वो कह रहा है कि T1 माइनस T2 अपॉन L इंटू के, आई थिंक L अपॉन के ए होता है। सॉरी, L अपॉन के ए नहीं लिखा था क्या, L अपॉन के ए, ठीक है। तो ओवरऑल आपका ये टेम्परेचर होने वाला है। अब देखो सीरीज और पैरेलल इसमें खेला जाता है, तो यही चीज़ है, आपका रेडियस R1 है, यहाँ पे R2 रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट वन, यहाँ पे आप जाने वाले सभी करंट का सम बराबर 0, तो यहाँ पे T माइनस T1 अपॉन R1 प्लस T माइनस T2 अपॉन R2 और प्लस T माइनस T3 अपॉन R3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे R1 इज इक्वल टू L1 अपॉन K1A1, R2 इज इक्वल टू L2 अपॉन K2A2 और R3 इज इक्वल टू L3 अपॉन K3A3। यहाँ पे ये डिनोट करता है R1 R2 R3 को। ये R1 R2 R3 क्या है, तो आपका ये रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट वन इज टेम्परेचर वेरिंग एट ए स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट पे क्या होगा, आपका टेम्परेचर वेरी करेगा और इस केस में आपका वेरी कर रहा है, तो उस केस में हम बोलेंगे एक डिस्टेंस जाके एक छोटे सा पार्टिकल पकड़ा जिसका टेम्परेचर Tx है, तो उस केस में बोलूंगा कि T1 माइनस Tx अपॉन x अपॉन के ए, और यहाँ से मुझे निकल जाएगा T1 माइनस T2 अपॉन L अपॉन के के बराबर कर दूंगा, तो यहाँ से आपका Tx जो है नेगेटिव ऑफ T1 माइनस T2 अपॉन L इंटू एक्स प्लस T1 निकल के आ जाएगा। बताने वाली बात यहाँ पे ये है कि आपका जो T2 टेम्परेचर है और ये T1 टेम्परेचर है, आप यहाँ पे हाईएस्ट टेम्परेचर होता है, ये आपका टेम्परेचर x के मुकाबले वो डिक्रीज करना लगता है, और ये जो होता है आपका L डिनोट करता है, L इज अ स्लोप हियर। नेक्स्ट वन इज इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी के इक्विवेलेंट, ठीक है। अगर आपका सीरीज में हुआ तो उस केस में बोलूंगा कि आपका L अपॉन के ए प्लस L अपॉन K2 हो जाएगा, और इसमें मैं बोल दूंगा कि L1 L2 अपॉन के इक्विवेलेंट A1। मतलब अगर सीरीज में हुआ तो मैं पैरेलल वाला केस लगाऊंगा, अगर पैरेलल में हुआ तो मैं सीरीज वाला केस लगाऊंगा। देख लो, नॉर्मली जैसे यूज करते हो वैसे ही करोगे। जैसे अगर सीरीज में हुआ तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो जोड़ दो आर इक्विवेलेंट। तो अगर हम लोग आर निकालते हैं तो आर क्या होता है, L अपॉन के ए। तो यहाँ पे लिख लो L1 अपॉन K1A प्लस L2 अपॉन K2A इज इक्वल टू, ओवरऑल निकालोगे तो आपका L1 L2 अपॉन के इक्विवेलेंट इंटू ए। अगर बात करते हैं दोनों पैरेलल में हुआ तो इस केस में इसका एरिया जो होगा मैं जोड़ दूंगा। अगर एरिया जोड़ दिया तो उस केस में लिखूंगा 1/R1 प्लस 1/R2 इज इक्वल टू आर इक्विवेलेंट, और यहाँ से आर इक्विवेलेंट जो निकल के आ जाएगा आपका, वो निकल के आ जाएगा K1A1 अपॉन एल प्लस K2A2 अपॉन एल। ये आपका के इक्विवेलेंट निकल के आ जाएगा, के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू A1 प्लस A2 अपॉन एल, और यहाँ से के इक्विवेलेंट जो होगा K1A1 प्लस K2A2 प्लस के अपॉन A1 प्लस A2। अब देखो हीट के ट्रांसफर होने का तरीका भी अलग अलग हो सकता है। पहला, अगर हीट आपका रेडियली हो रहा हो तो मतलब कि आप अंदर गोला है, समझ लो ये एक गोला है और ये जो है इसको हीट मिल रहा है, तो ये हीट है बाहर वाले गोला को हीट भेज रहा है रेडियली ऐसे, ठीक है। तो आपको बताना है कि बताओ इसमें करंट कितना होगा, हीट करंट। तो इसके लिए हीट करंट निकाल लो आपका, इसका T1 माइनस T2 अपॉन आर, क्योंकि करंट मैंने निकाल रखा है। तो करंट क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल, सॉरी, V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू V बाई आर। तो यहाँ पे R जो होगा ना इसका होता है R2 माइनस R1 अपॉन 4K R1R2। अगर आपका जो हीट है इसमें भी आपका जो हीट है रेडियली निकल रहा है, तो इस केस में मैं बोलूँगा आपका सिलेंड्रिकल सेल में अगर हीट निकल रहा है तो इसके लिए जो आपका रेसिस्टेंस होगा वो हो जाएगा Ln R2 अपॉन R1 अपॉन 2πKL। बात करते हैं फ्रीक्वेंसी, सॉरी, फ्रीजिंग ऑफ लेक का फ्रीजिंग होना, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, अगर ये चीज़ तो अपने सही मेंस के सिलेबस में नहीं है, तो चलो आगे बढ़ो। थर्मल रेडिएशन होता क्या है, थर्मल रेडिएशन के लिए हम लोगों ने 3 चैप्टर, मतलब 3 लोगों ने अपना 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 मुकदमा चलाया था। सबसे पहला था प्रेवोस्ट थियरी, दूसरा होता है किरचॉफ लॉ, और तीसरा होता है स्टीफेंस लॉ। इन सारे लॉ के बारे में हमने अपने एक वीडियो में अच्छे से बताऊंगा,
और ये आपका स्टीफेंस बोल्टमॉर्स लॉ, ये सारे के सारे थियरीज जो होंगे वो आपको मैं अच्छे से बताऊंगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, तो ये रहा आपका। हाँ, यहाँ पे है आपका वेरिएशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर एज पर न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ के लिए आपका टेम्परेचर बताना है, तो इस केस में मैं बोलूंगा कि चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो होगा वो 4 पाई E A T, ये सारे के सारे उसी से रिलेटेड है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे के सारे उसी से रिलेटेड है। तो ये था आपका पूरा फॉर्मूला वाला चीज़। अब एक चीज़ याद रखना अच्छे से, मेरे फॉर्मूला बस बता देने से आपको कुछ नहीं होने वाला जब तक आप 80% मेरा आप लोगों का होता है। मेरा तो 20% है कि मैं आपका 20% जो है आपको मैं अच्छे से प्रिपेयर कर सकता हूँ, लेकिन 80% आपके हाथ में है। 80% में क्या क्या हो सकता है, तो आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सकता है, आप एक बार फॉर्मूला को रिवाइज कर सकते हो, साथ ही साथ आप एक मॉक टेस्ट लगा सकते हो ड्यूरिंग दिस चैप्टर, या फिर जितने भी मैंने पिछले चैप्टर कवर किए हो तो उसका मॉक टेस्ट लगा सकते हो। तो ये रहा आपका आज का समरी, ये रहा आज का आपका मोटिवेशनल कोट। टारगेट न्यूट्रलाइज, डे 7 of 15 day missions is officially in the books. You now have the tactical its in thermal properties of matter. But remember, soldiers, information without execution is just noise. Download the formula set from the description, solve the challenge question, and prove your discipline in the comment. If you found today's mission valuable, hit that button of subscribe to the Unknown Aspirant channel. We are halfway to the finish line, and the momentum only gets stronger from here. Get some rest, review your notes, and I will see you in the next one. Jai Hind.